हमारे साथ ऑनलाइन। हाँ, हेलो जी, दीपेश कुछ बोल रहे हैं आप? ले लेना 15 मिनट जो डिले हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है अगर हमारे। हाँ 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 हाँ, मैं ले। ठीक है, थैंक यू अर्चना। ओके, थैंक यू। ओके, तो चलिए कल जो भी थे हमारे साथ ऑनलाइन, और हमने डिस्कस किया था अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ओके बीइंग। और फिर जो एक थ्योरी मैंने, जो कि अफ्रीकन ओरिजिन की जो है थ्योरी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की, उसकी हमने बात किया था। वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज वेल। और फिर उस दौरान हमारी बात हुई थी एक रिचर्ड हार्टसन एंड शेफर की जो है डिबेट की ज्योग्राफी में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी। हमने उसको उसकी भी जिक्र किया था। ओके, और फिर जो हम बात करते हैं दैन अप्रोचेज की, मेथोडोलॉजी एंड अप्रोचेज ओके ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, तो उसमें हम बात किए थे जो जनरली आप ज्योग्राफिकल थॉट में जो है तीन पैराडाइम शिफ्ट्स पढ़े होंगे, और दैट इज डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ओके, तो ये जो है आपके तीनों पॉपुलेशन ज्योग्राफी के स्टडी के लिए भी एक मेजर अप्रोचेज हैं। ओके, और फिर उसे आप कंसिडर कर सकते हैं इन अप्रोचेज में। तो यहाँ पे हमने बताया था, और आप जानते भी हैं कि जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फेनोमेना, वो क्या है, उसमें जो है आपका सेंटर में कौन रहता है, आपके स्टडी के सेंटर में नेचर होता है। ओके, मीन्स नेचर डोमिनेट्स ओवर दी ऑल एक्टिविटीज एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है इस तरह के जो है आपके जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, ओके, वो कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक थॉट। ओके, यानी कि नियतिवादी सोच जिसको हम कहते हैं, जहां आप प्रकृति को सुप्रीम पावर मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि जो है ह्यूमन बीइंग के जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनकी जो इवन की स्ट्रक्चर भी जो है, ठीक है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो बायोलॉजिकल एक सेटअप है, हमारी जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, मीन्स अर्थ सरफेस पे ह्यूमन बीइंग के जितने एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। अगर आपका ऐसा मत है या किसी स्कॉलर का ऐसा थॉट है, ऐसा बिलीफ है, तो वह क्या कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक ओके थॉट और डिटर्मिनिस्टिक बिलीफ। ओके, और ऐसे जो है स्टडी को, जहाँ की हम नेचर को जो है आपका कोर में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज को उसके जो है आपका अराउंड जो है हम रखते हैं, तब ऐसे जो है हम स्टडी को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, मींस स्टडी विद डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। वहीं पॉसिबिलिस्टिक की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ जो है पॉसिबिलिज्म आप सभी जानते होंगे, और पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच इसलिए डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ऑफ पॉसिबिलिज्म से। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म क्या है, जस्ट आपका अपोजिट टू डिटर्मिनिज्म है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक बिलीफ मींस यहाँ क्या कहा जाता है, दैट नो नेचर इज नॉट ओके अ सुप्रीम पावर, और आर ऑल एक्टिविटीज आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नेचर। ऐसा क्यों, बिकॉज वी आर स्किल्ड एनिमल। ओके, और ह्यूमन बीइंग इज व्हाट, एन स्किल्ड एनिमल, और इस वजह से जो क्या है, वी हैव एफिशिएंसी, वी हैव मेंटल एबिलिटी, ओके, वी हैव skilled, okay, and that's transform we can modify the nature as well। और जैसा कि आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में, आप देखते होंगे जो हमारी क्या है, हमने जो ये अर्बन सिस्टम है, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ठीक है, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, आज ये जो टूरिज्म है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉसिबिलिज्म के। जो नेचर जो है पूरी तरह से हमें कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि हम अपने स्किल्ड मीन्स स्किल के बेसिस पे, हम अपने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, हम अपने नॉलेज के बेसिस पे नेचुरल जो एसेट्स हैं, नेचुरल जो फेनोमेनाज हैं, ओके, नेचुरल जो लैंडस्केप्स हैं, उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है बिकॉज नेचर गिव्स ओके अस अ मल्टी ऑफ ऑप्शंस, ओके, अ मल्टी ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड दैट्स व्हाई ओके जो पॉसिबिलिज्म जो है, आपके पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो मीन्स थिंकर्स होते हैं, उनका यही मानना होता है कि नेचर जो है सुप्रीम नहीं है, बल्कि मैन जो है सुप्रीम पावर है, एंड
जो है, इसलिए वो अपने स्किल, अपने टेक्नोलॉजी, अपने नॉलेज के बेसिस पे नेचर के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह से डिटर्मिनिज्म में कहा गया जो नेचर जो है हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, सिमिलरली जो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मत होता है कि ह्यूमन बीइंग नेचर को, नेचुरल प्रोसेसेस को, फेनोमेनास को कंट्रोल कर सकता है। लाइक कि आप देखिए जो वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट कवर रीजन है, आज से 100 ईयर्स अगो आप जाइए, बैक जाइए और फिर देखिए आपका अर्थ सरफेस का कितना परसेंट जो है आपका कवर्ड था फॉरेस्ट और वेजिटेशन से, और आज आप देख लीजिए, एसेस कीजिए कितना है। आप वर्ल्ड वाइड छोड़ दीजिए, आप अपने स्टेट को ले लीजिए, आप अपने विलेजेस को ले लीजिए, आप अपने अर्बन सेंटर्स को ले लीजिए, वहां जरा आप देखिए जो क्या हमने लास्ट 100 ईयर्स में नेचर को मॉडिफाई नहीं किया है, नेचर को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। आप पाओगे कि यस हमने किया है, और एक लार्ज स्केल पे किया है। अगर आप सभी भोपाल से बिलोंग करते हैं या फिर भोपाल में तो रहते ही होंगे, अगर आप भोपाल से पीएचडी कर रहे हो तो आप देखिए भोपाल के इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, किस तरह से ये अफेक्टेड हुआ है हमारी जो है इंटरवेंशन से, हमारे जो है आपके एक्टिविटीज से। आप देखिए यहाँ की जो इन्वायरमेंट कैसे अफेक्टेड हुआ है। यहाँ आप फॉरेस्ट कवर रीजन देख लीजिए, लैंड यूज में किस तरह के चेंजेस आए हैं। आप देखिए जो आपके यहाँ पे हिल्स हैं, ठीक है, माउंटेनस स्लोप्स जितने भी हैं, वो जो है एक लार्ज स्केल पे जो है उन्हें हमने मॉडिफाई किया है। उन्हें जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ने जो है उन्हें लार्ज स्केल में मॉडिफाई किया है। मीन्स कई सारे हिल्स तो काट दिए गए हैं सेटलमेंट के लिए, हमारे आपके सेटलमेंट के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटीज के लिए। तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो क्या दिखाता है? क्या ये आपको लगता है जो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें कहीं से भी हम ये मान लें जो नहीं, नेचर जो है पूरी तरह से हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है और हम अफेक्टेड हो रहे हैं? नहीं, बल्कि यहाँ क्या है, ह्यूमन बीइंग नेचर को और नेचुरल प्रोसेसेस एंड फेनोमेना को कंट्रोल करता दिख रहा है। और इसलिए इस तरह की जो आपके बिलीवर्स होंगे, इस तरह की जो अप्रोच होगी स्टडी की, जहाँ की हम ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखें और नेचर को उसके इर्द गिर्द रखें, ठीक है, अराउंड रखें, वैसा अप्रोच कहलाता है पॉपुलेशन या ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो एक में जो है आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में नेचर जो है आपका सुप्रीम पावर प्ले करता है, और यहाँ जो है पॉसिबिलिस्टिक में मैन। और फिर तीसरा एक पैराडाइम शिफ्ट आया जो कि आपके दोनों के बीच का बनने का काम किया। वो कौन सा था? वो है आपका नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद जिसको कि आप कहते हैं। ठीक है, अब नवनियतिवाद ये कहता है, जो उसने जो ये एक पोलर जो कॉन्सेप्ट था, जो एक पोल जो है एक तरफ में जो है आपका नेचर को बना दिया गया, दूसरे जो है पैराडाइम में मैन को एक पोल बना दिया गया, लेकिन वो दोनों को रिजेक्ट करता है और ऐसा कहता है दैट बोथ मैन एंड नेचर आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे का वो क्या है, पूरक है, सहयोगी है, और विदाउट देयर इंटर रिलेशनशिप, विदाउट देयर कोऑपरेशन, ओके, वन कैन नॉट एग्जिस्ट हियर। ओके, तो कहने का मतलब है जो नियो डिटर्मिनिज्म थॉट है या जो आपका अप्रोच है, इसके तहत मैन एंड इन्वायरमेंट को, मैन एंड नेचर को, ठीक है, एक ही कॉइन का दो पार्ट बताया गया है, जिसमें कि आप कोई एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर हम सपोज की बात करें मैन की, तो बट ऑब्वियस है अगर नेचर या इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वो क्यों नहीं करेगा? अगर हम बात करते हैं मैन का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका हमारी सारी एक्टिविटीज, प्रोसेसेज कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड है, ठीक है, नेचर पे बेस्ड है, और इस वजह से वी कांट सर्वाइव, ओके, इवन अ सिंगल डे विदाउट और सिंगल आवर विदाउट नेचर। ओके, क्योंकि नेचर जो है आपका वो एक इकोसिस्टम जो है आपका क्या है, नेचर है, और एक इकोसिस्टम का ही एक आप पार्ट हो, और एक इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़े होंगे, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मेजरली बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स का एक पार्ट है, और ये जितने बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सभी एक दूसरे से
एक चेन के फॉर्म में लिंक्ड हैं, जिनको कि आप फूड चेन कहते हो, ठीक है। एक वेव के फॉर्म में लिंक्ड है, जिसको कि आप फूड वेव कहते हो। तो इस तरह के जो एक पिरामिड के फॉर्म में जो है ये अरेंज्ड हैं, जिसको कि आप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हो, ठीक है। तो ये जितने भी जो आपके जो है मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं अर्थ सरफेस पे, वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और सभी एक दूसरे का वो जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक जो है यहाँ सर्वाइवल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर उस चेन में कहीं भी जो है कोई ब्रेकेज मीन्स ब्रेकिंग्स जो है आपका वो ब्रेक्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका इको सिस्टम क्यों कहलाता है, बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। अब अगर आप कोई सिस्टम कहते हैं तो सिस्टम मीन्स व्हाट, set of components, okay, set of components where each and every components are interlinked into each other, so that if any one of those components will be affected, it will automatically affect the other components, ठीक है। लाइक कि जो आपका बॉडी या फिर आप कंप्यूटर को देखिए, एक कंप्यूटर को आप क्या कहते हो, सिस्टम कहते हो। सिस्टम क्यों कहलाता है, एक पीसी आपका एक सिस्टम क्यों कहलाता है, क्योंकि वो एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, उसमें आपका मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ओके। तो ये सभी को जब तक आप नहीं कंपाइल करोगे, मिलाओगे, एक सेट नहीं तैयार करोगे, तब तक वो सिस्टम क्या होगा, फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर्ली। और उसमें अगर कोई एक छोटा सा ऑर्गन मीन्स छोटा सा दिखने वाला आपका कंपोनेंट, सपोज कि माउस, आप उसे अगर निकाल लो या अगर वो आपका बिगड़ जाए, तो क्या आपका कंप्यूटर काम करेगा, फंक्शन करेगा प्रॉपर्ली, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप किसी डेटा को इनपुट नहीं कर सकते हो विदाउट ओके माउस। तो इस वजह से जो है आप देखिए किसी सिस्टम में एक छोटे से छोटे कंपोनेंट का भी उतना ही सिग्निफिकेंट रोल होता है जो कि एक बड़े कंपोनेंट का होता है, ओके। और यही वजह है कि आपको जो है एक सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को जो बहुत केयरफुली उसको जो है उसके साथ आपको कोऑपरेट करने हैं और उसका केयर करना है। और ये चीज कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में, अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस में इन्हीं लिंकेजेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया। हमने इन लिंकेजेस को जो है डिस्टर्ब किया, इकोसिस्टम के इन लिंकेजेस को, और इस वजह से आज हमें क्या झेलने पड़ रहे हैं, इस तरह के पैंडेमिक्स, ठीक है, कई तरह के नेचुरल कैलामिटीज। वो क्यों, क्योंकि हम जो, जाहिर सी बात है, हम एक जो फूड चेन सपोज की अगर हम बात करते हैं, तो फूड चेन की उस हायरार्की, उस चेन सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया। अगर हम क्यों, क्योंकि हम जो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, उससे कहीं ज्यादा ले लेते हैं। अब सपोज कि मैं बता रहा हूँ, आप पिरामिड को आप देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड को, उसमें सबसे बेस लेवल पे आपको क्या मिलेगा, पिरामिड का बेस क्या होता है, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओके। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मींस व्हाट, जो ग्रीन मींस वेजिटेशंस होते हैं, या फिर जो आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। अब जहाँ पे जब आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद उन पे कौन डिपेंडेंट होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं जो आपके कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर सपोज की जो हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है, देन आफ्टर उन पे जो कार्निवोर्स होंगे, और उन पे फिर जो ओमनिवोर्स होंगे। इस तरह से जो आप देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है, और आपको पिरामिड का एक प्रिंसिपल पता होगा, जो हम कितना परसेंट एनर्जी जो है, एक लेवल जो है, एक ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, अ लेवल वेयर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट एक्सचेंज बट द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ओके लेवल ऑफ पिरामिड टू अनदर लेवल ऑफ पिरामिड। तो ये जो होता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो अब देखिए, जो इस ट्रॉपिक लेवल का प्रिंसिपल क्या है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम एक स्पेसीज या एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज, ठीक है, जो कि एक पिरामिड लेवल से बिलोंग करते हैं, वो अपने नेक्स्ट को कितना परसेंट रिलीज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, कोई बता सकते हैं? 10%। वॉइस नहीं आ रही है। सर हेलो, 10% लॉ। 10%। यस, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू तो लॉ ये 10% जो है आपका मीन्स 90%, एक पिरामिड लेवल 90% कंज्यूम करता है, और 10% अपने नेक्स्ट पिरामिड लेवल को जो स्पेसीज है उनको वो ट्रांसफर
ट्रांसफर कर देता है। अब जरा आप सोचो, ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है, बैलेंसेज बना हुआ है, इस इक्विलिब्रियम को किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने डिस्टर्ब किया। सपोज कि आप अगर थर्ड या फोर्थ पिरामिड लेवल पे हो, तो आपको जितना जो है आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उससे क्या आप उतना ही ले रहे हैं? नहीं, आप उससे बहुत ज्यादा ले रहे हो। और दूसरी बात, क्या आप एकमात्र ऐसे स्पेसीज हो इस अर्थ सरफेस पे, मीन्स हम एकमात्र ऐसे स्पेसीज हैं जो कि पिरामिड के हर लेवल को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी हम डिस्टर्ब करते हैं, उससे भी हम इंटेक ले लेते हैं। ठीक है, उससे भी हम कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी जो आपका लेवल होता है, मीन्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको भी ले लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनको। यानी कि एकमात्र ऐसे हम स्पेसीज हैं, एकमात्र पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो इस वजह से अगर देखें तो हम अगर डायरेक्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर का अगर हम ले लेते हैं सपोज कि 10%, तो जो नेक्स्ट आपका उसका सेकंड ऑर्डर का जो है आपका स्पेसीज है, जो कि सेकंड लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल पे है, उनके लिए क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगा न्यूट्रिशन का। और जब शॉर्टेज हुआ तो क्या हुआ? ये फूड चेन में एक इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, और जो सेकंड ऑर्डर पे जो आपके जो भी स्पेसीज होंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे इंडेंजर्ड एंड देन फिर एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, विलुप्त होने लगते हैं, जिनके की कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये जो है दिखाता है जो किस तरह से हमारी इकोसिस्टम जो है आपका अफेक्टेड हुई है, एंड ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, जो हमारी जो ग्रीड है उसे सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये पूरी तरह से मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को आप इस तरह से जब समझेंगे तो आप पाओगे कि इतने जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, ये ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जो आपका सी लेवल राइज हो, ठीक है, या जो आपका ग्लेशियर जो है मेल्टिंग हो, ये जितने भी आपके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यही मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशनशिप में एक गैप होता चला जा रहा है। ठीक है, मीन्स वो डैमेज होता चला जा रहा है। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी इसी चीज का स्टडी करता है। आज बीइंग अ रिसर्चर जो है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आपको इन चीजों को हमेशा माइंड में रखना होगा, दैट हाउ योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स ओके आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम योर एक्टिविटीज, और जो है फिर आपकी एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल्ड हो रही है फ्रॉम योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज को आपको माइंड में रखना है। कभी अपने रिसर्च में इन दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और कंप्लीटली आप इन्वायरमेंट को इग्नोर करके अगर केवल आप पॉपुलेशन रिकॉर्ड अपने रिसर्च में दे रहे हैं, ठीक है, ग्राफ्स एंड टेबल से केवल आप ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दिखा रहे हो, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा। आप ये दिखाइए जो वहां की जो पॉपुलेशन है वो कैसे, उनके एक्टिविटीज कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां की इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, तब जाके आपका एक ट्रू रिसर्च होगा। सिमिलरली आप ये दिखाइए वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न में, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या रोल है। क्यों आपका प्लेन रीजन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डेंस होता है ना। क्यों आपका माउंटेनस रीजन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन वो कहलाता है। क्यों डेजर्ट में पॉपुलेशन कम होता है? ये सारे रीजंस जो है लॉजिकली आप इसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, और आप जो है संभवतः जानते भी होंगे इन सारे के रीजंस क्यों ऐसा है। तो सिमिलरली आप एक जब माइक्रो लेवल पे भी रिसर्च करते हो तो आपको इन चीजों का, वहां की इकोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वहां की इकोसिस्टम का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप ये फाइंड आउट करो कि आपका जो स्टडी एरिया है वहां के कौन कौन से ऐसे, वहां की इकोसिस्टम कैसी है, वहां का इकोसिस्टम का लेवल कैसा है। ठीक है, लेवल करने का मतलब है आप एसेस कीजिए तो क्या वहां एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उसके पास्ट में आप जाइए, उसका ट्रेंड देखिए, जो क्या यही कंडीशन जो है आज जो कंडीशन है, सपोज कि भोपाल के केस में ही बात करने, आज जो कंडीशन है यहाँ की इकोसिस्टम की या मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की, क्या ये 50 इयर्स बैक सेम कंडीशन थी? आप पाओगे नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम में भोपाल जो है ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया थी यहाँ पे। उस समय में भोपाल की जो टेरेन थी आज के कंपैरिजन में ज्यादा जो है आपका अनड्यूलेटिंग जो है आपका टेरेन था, मीन्स माउंटेनस रीजन्स थे इससे ज्यादा भी। बहुत सारे जो है आपके जो है हिल्स को जो है काट दिए गए हैं, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज, इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखने होते हैं। तो मैंने जो कहा यहाँ पे जो थर्ड अप्रोच था वो यही कहता है, जो ह्यूमन बीइंग और नेचर को, मीन्स मैन एंड एनवायरनमेंट को एक दूसरे से जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करनी चाहिए।
ठीक है, और फिर जाके कहीं ना कहीं जो है हम आगे बढ़ सकते हैं एक स्टेप भी, और कहीं से भी ना तो यहाँ मैन जो है आपका किसी का ऑनर है या फिर सर्वेंट है, और न ही नेचर किसी का ऑनर है या सर्वेंट है। हाँ, इस दौरान जो है नियो डिटर्मिनिज्म यह कहती है दैट नेचर जो है मैन से ज्यादा पावरफुल है और रहेगा, ठीक है। और इसलिए वहां पे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, आप जानते होंगे जो नियो डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है यहाँ पे बताया गया है जो एक ट्रैफिक सिग्नल से जो है आपका, ओके, हेलो, हेलो सर, आवाज एक सेकंड रुक जाइए। आवाज आ रही। हाँ, एक सेकंड। हाँ, आ रही है आवाज? यस सर। ओके, यस सर। सॉरी। तो चलिए, तो बात कर रहे थे यही जो इस तरह से जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यह कहती है जो ह्यूमन बीइंग को जो है पॉसिबिलिटीज हर जगह है आपकी, बट हमें कोऑपरेट करनी होगी नेचर के साथ। और एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और स्किल्ड पर्सनालिटी, आपकी ये जो है एक भूमिका, एक रोल जो है ये बनता है, जो आप कोई भी अगर एक्टिविटीज कहीं भी करने जा रहे हो तो जस्ट लाइक एक आप ट्रैफिक सिग्नल की तरह जो है आप एक्ट कीजिए। इस कहने का मतलब है आप पहले रुकिए, कोई भी काम करने से पहले, सपोज कि आप कोई बिल्डिंग ही बनानी जा रहे हो, ठीक है, या कोई जो है आपका लैंड यूज प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं, या फिर कोई आप फॉरेस्ट रीजन को जो है उसे आप मतलब कि डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, या किसी हिल को आप जो है आपके हिल स्लोप्स को काटने ही जा रहे हैं, तो वहां आप रुकिए, स्टॉप, ओके, रुक के सोचिए जो आपकी जो ये एक्टिविटी है वह जो है कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट जो है आपको देगी, और इससे जो है नेचर को कितना लॉस होगा। आप ये सोचिए इसकी अमाउंट क्या है, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, और अगर इसे हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं या इसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो इसका नेचर को या यहाँ रहने वाले अदर स्पेसीज को कितना लॉस होगा इससे। और फिर सोचते हुए मीन्स एक आप यहाँ पे इवेलुएट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, और फिर उसे देखते हुए अगर आपको लगता है जो नहीं ये जो है प्रॉफिटेबल नहीं है और अदर स्पीसीज को इससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो एज बीइंग अ वाइज पर्सनालिटी आपकी ये भूमिका बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आप अपने एक्शन को वहीं पे रोक दें, आगे नहीं बढ़ें, ठीक है। और जैसे ही आपको लगता है नहीं जो यहाँ हमें जो है हमारी प्रॉफिट या फिर आसपास के लोगों को इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, इन्वायरमेंट का बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, ठीक है, इसे हम जो है कहीं ना कहीं रिगेन कर सकते हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए। तो ये कहलाता है आपका स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मीन्स आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ सहभागिता दिखानी होगी, कोऑपरेट करना होगा। तो ओवरऑल इन तीनों जो है आपके अप्रोचेस के साथ आपको भी जो है अपने रिसर्च में कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन तीनों अप्रोचेस को आप माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आप अपनी स्टडी करें, ठीक है। जो और बेटर होगा जो आप फिर वहां पे नेचर या मैन को डोमिनेट नहीं करवाते हुए, ठीक है, आप दोनों को एक साथ लेके चलें और दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है वो आप जरूर से दिखाएं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट आपका जो है आफ्टर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखिए यह अब मैं आपको पहले ही बताया था जो चूंकि आप जो है मास्टर्स के दौरान पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, ठीक है, और फिर इस दौरान जो है आप को बहुत अधिक डिटेल में जो है यहाँ पे और जाके मीन्स थेरेटिकली अगर हम देखें तो इसको हम जरा बात करेंगे, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना मुझे लग रहा है उतना सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं जैसे कि बार बार बताता हूँ एक डिफरेंट एंगल हमें जो से पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते चले जा रहे हैं एक एक करके। सपोज की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो अब यहाँ पे मैं बताऊं आपको जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो हाँ, यहाँ एक चीज जो बहुत क्लियर है जो आपको सबसे पहले जो डील करनी है यहाँ पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है।
तो यहाँ जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनमें आप जाहिर सी बात है यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स में जो कि आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में लाइक की सबसे पहले आप देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां सुइटेबल होंगे वहां जो है आपका क्या होगा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में से डेंसिटी वहां ज्यादा होगी, ओके। और वहीं जहां एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, सपोज की मींस बहुत हाई जो है आपका टेम्परेचर होगा, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, बहुत जो है हाई जो है आपकी ह्यूमिडिटी होगी, तो वहां क्या होगा, वहां पॉपुलेशन कैसा होगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन होगा वो, जो कि आपका सपोज की लाइक की ट्रॉपिकल रीजन। तो जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए कैसा है निकाल के, या फिर आपको आइडिया भी होगी। ट्रॉपिकल रीजन देखिए, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ कुछ डिफरेंस है, क्या है कोई बता सकते हैं? ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। जी सर। जी, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, हेलो हेलो। जी। मेरी तो वॉइस आ मैं रही है पूछ क्या? रहा हूँ जो ये, हाँ आपकी वॉइस आ रही है। हेलो, ओके सर, ओके। ओके। तो मैं ये पूछ रहा था जो ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है और टेम्परेचर ज्यादा रहता है कंपेरेबल टू उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से। ओके, दोनों का एक्सटेंशन बता सकती हैं आप? सर इक्वेटोरियल जोन जो है 0 से डिग्री 5 डिग्री लेटीट्यूड पे है, तो 0 और से 5 ट्रॉपिकल जो डिग्री है नॉर्थ और 23 एंड साउथ में हाफ। इक्वेटोरियल और 5 से 30 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय। ओके, ओके, थैंक यू। जी हाँ, सही बताया आपने। जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो 0 डिग्री टू 5 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ। मीन्स अगर कहें तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ जो है ये होगा आपका इक्वेटोरियल रीजन। और जब आप अप टू 30 डिग्री और यू कैन से 23.5 डिग्री जाते हैं इन बोथ द हेमिस्फीयर, ओके, सो द रीजन और जोन बिटवीन 5 डिग्री टू 23.5 और 30 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर, ओके, कॉल्ड व्हाट, ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो है आपका जो है, और तो यहाँ जब आप देखोगे तो क्या है इन दोनों में, इक्वेटोरियल रीजन जो है आपके ज्यादा एडवर्स कंडीशन प्रोवाइड करवाती है ह्यूमन सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। वैसे कंडीशन में आप देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, उसके ग्रोथ के लिए तो वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। और इस वजह से वो काफी एक जो अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ की काफी ह्यूज होती है, ठीक है, काफी अधिक बायोडाइवर्सिटी वाली वो रीजन है। और यही कारण है कि वहाँ कई सारे जो है आपके वाइल्ड एनिमल्स, डेंजरस जो है इंसेक्ट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और इस वजह से ह्यूमन सेटलमेंट के लिए वह एरिया बहुत फेवरेबल, बहुत अधिक सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ग्लोब पे जब आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे तो इन फैक्टर्स को आप हमेशा, या इवन कि अपने रीजन में अपने रिसर्च के दौरान जब आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी की बात करेंगे तो वहाँ ये फैक्टर्स वहाँ जरूर आप सबसे पहले मेंशन करना है आपको। फैक्टर्स में मैंने कहा एक तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस, देन आफ्टर सेकंड जो आपके फैक्टर्स जो है आपकी टोपोग्राफी और रिलीफ फीचर्स, ठीक है। अब देखिए टोपोग्राफी वाइज, टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को। यहाँ भी आप पाओगे जो आपके अगर टोपोग्राफीज की या रिलीफ फीचर्स को हम कितने ऑर्डर में, एक तो 3 ऑर्डर्स हैं उनकी, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नहीं, बताइए। महाद्वीप और महासागर। यस। सेकंड ऑर्डर में? सेकंड में से नदियां। नहीं नहीं नहीं, पहाड़। सेकंड में
माउंटेन। हाँ हेलो। वही बता रहे हैं। यस, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, ये तीनों जो है सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स हैं। ओके, और थर्ड ऑर्डर में कौन से आ जाएंगे? तो थर्ड में आएंगी नदियां वगैरह जो उनमें रहती हैं, देखिए प्लेटू प्लेन हाँ वगैरह में। चलिए, बिल्कुल, नदियां जो हैं, नदियां रिलीफ फीचर नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो रिवर्स अच्छा। जो है, रिवर हो गया, सी हो गया, ये रिलीफ फीचर्स नहीं है डियर। ये क्या है? ये एजेंट्स ऑफ जो है आपके जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स हैं, उनके ये एजेंट्स हैं। मीन्स कहने के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन, जब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो है आपके लैंडफॉर्म्स को जब मॉडिफाई किया जाता है रिवर के द्वारा या फिर जो है विंड्स के द्वारा या सी वेव्स के द्वारा, तब जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कहलाते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स। लाइक की क्या क्या हो जाएगा इसमें? गॉर्ज, कैनियन, ओके, ऑक्सबो लेक्स, ओके। तो इसी तरह आपका जो मीन्स जितनी भी आपकी इस तरह से इरोजनल या फिर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं, लाइक डेल्टा, ये सारे क्या हो जाएंगे? थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स। तो इस तरह से अब आप देखिए, जो इन रिलीफ फीचर्स या टोपोग्राफी का क्या कोई रोल है ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन में? तो आप पाओगे यस, जरूर है। लाइक कि इनमें से सबसे सुइटेबल जो है ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या जो है स्प्रॉल के लिए कौन सा कंडीशन है, कौन सा रिलीफ फीचर है मोस्ट सुटेबल? जहां की आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफी डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां सेकंड प्लेन, प्लेन या सेकंड सेकंड, ऑर्डर सिंपली आप मुझे कोई, यस डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर में भी कौन सा है? अगर सेकंड ऑर्डर में प्लेट्यू माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स प्लेन की हम बात करें तो प्लेन ही कौन सा होगा है? सर। यस, प्लेन प्लेन ही प्लेन होगा। प्लेन 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 एरिया। ठीक। तो प्लेन जो है आपका सबसे ज्यादा सुटेबल जो है आपके कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है, देखिए ह्यूमन सेटलमेंट के ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए होती है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले तो आप वो देखिए, जो शेल्टर, फूड, ठीक है। तो फूड के लिए जो है क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर जो है आपके एक्टिविटीज पे हम डिपेंडेंट होंगे। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किस पे फिर डिपेंडेंट होगी? क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज और सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट अधिक जहां होगा, वहां क्या होगा? वहां की फर्टिलिटी अधिक होगी, ठीक है। इस वजह से जो है हम फर्टाइल सॉइल की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? अलोंग द रिवर। और रिवर्स का नेटवर्किंग अगर आप देखें तो वो अधिक कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर अधिक कहाँ रिवर में मिलेगा? प्लेन रीजन में, ठीक है। तो जहां पे कि आपका जेंटल एक ग्रेडियंट और स्लोप हो, तो इस वजह से प्लेन जो है आपका वो फर्टाइल लैंड की एबिलिटी होती है, फर्टाइल सॉइल की, ठीक है। रिवर नेटवर्किंग अच्छी होती है जो कि आपको इरिगेशन जो आपके सिस्टम्स को डेवलप करता है। तो इस तरह से उसके बाद देखिए, उसके बाद शेल्टर की जब हम बात की तो कहीं भी प्लेटियो, प्लेन एंड जो है आपका हिल, इन तीनों की बात करें, माउंटेन, इन तीनों की बात करें, तीनों में सबसे इजीली जो है आप अपनी सेटलमेंट्स को, मीन्स बिल्डिंग्स को कहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? प्लेन रीजन में। क्योंकि वहां पे कई सारे, एक तो प्लेन है, स्मूथ सरफेस होता है, वहां आपका कंस्ट्रक्शन जो है आपके एक्टिविटीज वो काफी इजी हो जाता है और लेस एक्सपेंड जो है आपका एक्सपेंडिचर वहां पे होगा। अगर आप माउंटेनस रीजन में कोई आप बिल्डिंग बनाना चाहें और सेम अगर प्लेन रीजन में बनाना हो तो कहाँ एक्सपेंडिचर कम पड़ेगा? प्लेन रीजन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लेन रीजन सबसे ज्यादा सुटेबल है। और थर्ड जो आपका ह्यूमन जो है सर्वाइवल के लिए हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और मूवमेंट, ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यह जो है बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम अपने दैनिक जो है आपके जो डेली के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए भी और अदर एक्टिविटीज के लिए भी मैन को माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, मूव करना पड़ता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस तरह से हमें एक क्या चाहिए? एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है आपका नेटवर्किंग चाहिए। तो यह भी देखें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए भी जो है प्लेन रीजन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। इसलिए जो है प्लेन रीजन की पॉपुलेशन जो है इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करती है कोई भी प्लेन रीजन। इस वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन रीजन में सबसे डेंसली जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेकेंड थिंग आप देखिए, तो जब आप टोपोग्राफी में वही देखिए एडवर्स पॉपुलेशन या स्पार्सली पॉपुलेशन कहाँ होगा इन तीनों टोपोग्राफी में?
माउंटेनस रीजन में, ठीक है। तो माउंटेनस रीजन और उसी तरह जो आपका जो डेजर्ट होगा वो भी आपका एक एडवर्स कंडीशन प्रोवाइड करवाती है डेजर्ट, क्योंकि वहां पे फर्टाइल लैंड की एबिलिटी नहीं होती है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है नहीं होती है। ये दूसरी बात है। अब लाइक इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो है आपका राजस्थान में या फिर जो है इवन की सहारा डेजर्ट में भी जो है आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज होने लगे हैं, क्योंकि जो है कैनल्स के जो है आपके नेटवर्किंग के और डेवलपमेंट की वजह से कई सारे मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के थ्रू, तो उनको हम यहाँ पे नहीं रखते। तो एक जनरल जो अगर हम करते हैं डिस्कशन और एनालिसिस, उसमें आप पाओगे ये सारे कंडीशंस जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं जो है काफी वो इंटेंसली इफेक्ट करता है। और तीसरा जो है आपको कंडीशन, जैसे कि हमने कहा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन वाइज देखें तो वहां आप क्या पाओगे, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है और जो पोलर रीजन्स हैं, इन दोनों में क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस। इक्वेटोरियल रीजन में एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम जो है आपके रेनफॉल होते हैं, तो जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है ह्यूमन ग्रोथ के लिए। और वहीं जो आप पोलर रीजन में अगर आप जाते हो तो जितने हायर लैटिट्यूड्स पे आप मूव करोगे तो क्या होता है, जो वहां एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आपको मिलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो एक्सट्रीमीज हैं, इनकी वजह से जो ग्लोब का जो ये दो जो पार्ट है, एक तो इक्वेटोरियल पार्ट और एक पोलर पार्ट, ठीक है, रीजन, ये दोनों क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है। तो इस तरह से अगर आपको ये आइडिया हो जो ग्लोब पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जोन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप इनका सही ढंग से आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, सपोज कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर आप ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, ग्लोब पे जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पाओगे क्या, जैसा कि हमने बताया, सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड का केवल 9% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मींस ओनली सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब ओनली कंसिस्ट्स ऑफ 9% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। और रिमेनिंग 91% वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहां वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका लैंड मास है, जो फर्स्ट ऑर्डर जो है आपका लैंडफॉर्म, जो कि कॉन्टिनेंट एंड जो आपका ओशन होता है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट ज्यादा फेवरेबल होता है ओशन से सेटलमेंट के। और यही वजह है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल मास ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, इस वजह से वहां पॉपुलेशन भी क्या है, अधिक है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। और दूसरी तरफ देखिए, इसमें भी आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए जो रिमेनिंग आपका जो 91% बन रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां आप पाओगे जो आपका 0 डिग्री, ठीक है, टू आपका जो 20 डिग्री लैटिट्यूड्स है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड का केवल 10% पॉपुलेशन है, ठीक है। मीन्स 0 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच में जो ये जो बेल्ट है आपका, ये कितना परसेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, यहाँ ओनली 10%। और जो आपका 50% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है, वो है 20 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच में, ओके। सो 20 डिग्री टू 40 डिग्री, तो ये 20 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में कितना परसेंट है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 50%, ठीक है, यस 50%। एंड 0 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में 10%, तो कितना हो गया 60%, ओके। देन आप देखिए 40 डिग्री से 60 डिग्री तक, ठीक है, यानी कि सब पोलर रीजन तक हम मान लेते हैं। सो 40 टू 60 डिग्री के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके बीच में वर्ल्ड का 30% पॉपुलेशन ओके लाई करती है, ओके। तो इस तरह से आप देखिए कितना हो गया आपका 10 डिग्री पॉपुलेशन हो गया, सॉरी 10% पॉपुलेशन हो गया 0 टू 20 डिग्री, 20 टू 40 डिग्री हो गया 50%, ओके। एंड देन 50 डिग्री टू 40 डिग्री टू 60 डिग्री हो गया कितना परसेंट, 30%। तो टोटल आपका कितना हो रहा है 10, 50 एंड 30, 90, ठीक है। तो 90% ये हो गया, 9% मैंने बताया था जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में पॉपुलेशन है, तो हो गया 99%। अब केवल 1% पॉपुलेशन वो आपका 60 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ओनली 1% पॉपुलेशन। और आप बता सकते हैं वो 1% पॉपुलेशन जो है वो कौन सी पॉपुलेशन है,
किस जो है आपकी कम्युनिटीज के लोग। सर वो हेलो बर्फीले एरिया में रहने वाले हैं। जी, कोई नाम, कोई ट्राइब का नाम बताइए जो वहां रह रहे हो। इग्नू 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 नहीं, सॉरी, एक्सकीमो। यस, एस्किमो, ठीक है। जो कि आप कहना चाहे इग्लू, तो इग्लू क्या है, इग्लू एस्किमो का ही जो है एक सेटलमेंट है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ जी सेटलमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे जो है वहाँ पे आपके मीन्स ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, लाइक लैब्स है, ठीक है, और जो स्कीमोज हैं, ठीक है, और युकागीर हैं। तो बहुत सारे जो हम वहाँ पे जो है आपके उस बेल्ट में अगर देखें तो साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ देन अलास्का रीजन में, तो वहाँ जो है ये जो है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है आपके वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए वो 1% है वर्ल्ड के। तो ये जो है ओवरऑल मैंने बताया जो पूरे ग्लोब पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक चीज देखिए, जो नेविगेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो देखिए जो आपका आप पाओगे कि वर्ल्ड का ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज या फिर जो है एरियाज वो कहाँ है, अलोंग दी सी कोस्ट, ठीक है। आप समुद्र तटों के किनारे देखो, दुनिया की जो मैक्सिमम जो है आपके पॉपुलेटेड जो स्पॉट्स हैं, ठीक है, अर्बन सेंटर्स है, वो कहाँ मिलेंगे आपको, कोस्टल रीजन में। लाइक इंडिया की बात कर लीजिए, मुंबई इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है पॉपुलस जो है आपके अर्बन सेंटर्स में देखिए, मुंबई, ठीक है, देन आपका जो है आपका तमिलनाडु और कोलकाता, ये तीनों क्या है, कहाँ है, कोस्टल रीजन में। उसी तरह आप देखिए जो वर्ल्ड की सबसे जो है अधिक जो है मतलब की पॉपुलेशन वाली जो है आपकी अगर बात करें तो कैपिटल टोक्यो। चाइना में देखिए, चाइना की पॉपुलेशन जो है आपका मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां वो कहाँ जो है आपका एग्जिस्ट करती है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो जिसमें कि आपका ये संघाई, बीजिंग और ये जितने भी इधर देखिए हांगकांग वगैरह जो रीजन्स हैं वो आपके ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे, यानी कोस्टल रीजन वह भी है। यूरोप की बात करते हैं, पूरे यूरोप में जो है आपका डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है, वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जो कोस्टल रीजन फिर से है, लाइक कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है ना। ये जितने कंट्रीज हैं जो जहां पे कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है दौरान पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, तो वो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में। सिमिलरली अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं तो अधिक कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का कहाँ पे है, कोस्टल रीजन्स में ही, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी वगैरह जो है, या फिर वेस्टर्न कोस्ट लाइक कैलिफोर्निया, ओके, देन आप आफ्टर जो आपके सैन फ्रांसिस्को हो, ठीक है, लॉस एंजलिस हो, ये जितने भी हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो कहने का मतलब है ये काफी पॉपुलेशन की, ठीक है। नेविगेशन यहाँ ईज जो है और जो है आपका मीन्स ऑफ नेविगेशन जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट जो है नेटवर्किंग जो है अवेलेबल होता है। इस वजह से यहाँ की जो है आपके देखिए अधिकतर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो हुआ कोस्टल रीजन्स में। क्यों, क्योंकि वहां से वो गुड्स को, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं उनको वो इजीली कैरी कर सकते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन वहां धीरे धीरे, पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड देन अर्बनाइजेशन हुआ और फिर पॉपुलेशन वहां पे डेंस होता चला गया। तो ये जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता रहा हूँ, जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलेशन का वो कैसे कहीं डेंसली और कहीं स्पार्सली हो जाता है, ठीक है। अब एक पे बता रहा हूँ कि अगर देखें तो आपको भी लगभग जो है 30% यानी कि 33% जो अर्थ सरफेस का वो जो रीजन है लैंड मास का, कॉन्टिनेंटल एरिया का, वो सुटेबल नहीं है इनहैबिटेशन के लिए, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। और जो रिमेनिंग 67% जो है पार्ट है लैंड मास का वो सुटेबल है, जिसको कि हम कहते हैं इक्यूमीन। तो इक्यूमीन एक कॉन्सेप्ट है जो कि होता है, ठीक है, मीन्स एरिया सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट और इनहैबिटेशन, वैसे पार्ट को हम कहते हैं इक्यूमीन। तो यह जो है आपका, इसके बाद जो हम मूव करते हैं वो हमारी जो है मीन्स लाइक की डेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी काफी क्लोजली इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब यहाँ पे सेम चीज आपको करनी है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, पूरे वर्ल्ड को आप 3 मेजर रीजन्स में आप बांट लीजिए, ठीक है।
डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो क्या है? एक तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, सेकंड मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स, एंड थर्ड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स। मीन्स सघन जो है आपका जनसंख्या वाले प्रदेश, ठीक है, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश या सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, और जो है आपका विरल जनसंख्या वाले प्रदेश जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, ठीक है। सो हियर यू हैव to just classify the whole world into three, okay, different density, population density regions, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीजन्स को आप इससे पॉपुलेटेड रीजन की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया ये कहाँ कहाँ होगा, जितने भी आपके प्लेन रीजन्स हैं, जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, वो मोस्टली इन जो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में आ जाएंगे। और इसलिए जो 5 मेजर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड है वो कौन कौन सा है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। पहला तो जो आपका सॉदर्न एशिया, ठीक है, सदर्न एशिया। सदर्न एशिया में जो है हम बात करते हैं कौन कौन सा आ जाएगा, लाइक कि इंडिया हो गया उसका मेजर कंट्री। इसके बाद जो है उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, लाइक कि पाकिस्तान, ओके, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, देन श्रीलंका, ये जो है ये कंट्रीज ये सदर्न एशिया का पार्ट है। तो इसलिए फर्स्ट जो है आपका डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में कौन सा आ जाएगा, सदर्न एशिया। उसके बाद देखिए ईस्टर्न एशिया, ईस्ट एशिया जिसको तो हम कहते हैं। तो एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, वियतनाम, ये जो आ जाएंगे आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज में आ जाए। तो यहाँ पे भी देखिए चाइना आपको पता है जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री है, और उसका भी मोस्ट ऑफ पार्ट जो है ईस्टर्न चाइना में ही जो है आपके कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ फर्टाइल लैंड्स हैं, लाइक वांगहो रिवर, यांगजी सिकियांग रिवर्स, ये इन रिवर्स की वजह से वहाँ फर्टाइल लैंड की एबिलिटी है, और इसलिए वहाँ चाइनीज सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो है आपका एक अनदर जो है सेकंड जो है पॉपुलस जो है रीजन है, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। थर्ड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो है आपका वर्ल्ड का वो कौन सा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, या जिसको कि हम पॉलिटिकली जियो पॉलिटिकली देखिए तो एशियान भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, लाइक कि म्यांमार, बर्मा जिसको कि हम कहते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या हैं आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये भी जो है आपके काफी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, ओके। अब देखिए फोर्थ जो है वर्ल्ड का जो है अनदर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है, सीधे आप चले जाइए यूरोप में। यूरोप में वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है, जो कि मैंने बताया आपको, जिसमें आपको ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड, देन नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ओके, ये जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप के, यहाँ जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अधिक है। सो अनदर फोर्थ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इनको मानेंगे। और यहाँ डेंसिटी क्यों अधिक है, यहाँ डेंसिटी अधिक होने का रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ की डेंसली पॉपुलेशन की जो है डेंस पॉपुलेशन का एक फैक्टर है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपकी पॉपुलेशन ब्लास्ट की, तो इंडिया या चाइना में नहीं हुआ था, बल्कि पॉपुलेशन ब्लास्ट का फेज जो है आपका सबसे पहले किसने फेस किया, वेस्टर्न यूरोप ने फेस किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो औद्योगिक क्रांति जो कि माना जाता है संभवतः जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई, ओके, 1750 से, तो तब के बाद जो है चाइना जो है, सॉरी, वेस्टर्न यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकेंड एंड थर्ड स्टेज की तरफ वहां से मूव किए, ओके। उससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले यूरोपियन कंट्रीज भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के आप सोच लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड फेज से ही बिलोंग कर रही थी, ओके। और आपको पता होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज क्या होता है, कल भी हम कुछ बात किए थे इस पे। तो ये जो फोर्थ स्टेप है मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहता है, वेयर दी बर्थ रेट एंड ग्रोथ रेट, डेथ रेट बोथ था हाई, और जब दोनों हाई रहेगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रोथ स्टैग्नेंट होगा, स्थिर होगा। सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहलाता है, तो फर्स्ट फेज इसलिए किसको रेफर करता है, यह इंडिकेट करता है जो भी कंट्रीज फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से बिलोंग करेगी, इट मींस वो अंडर डेवलप्ड होगी, क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं होगा, वहां जो है माल न्यूट्रिशन के जो है प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है,
इट मीन्स वहां पे एग्रीकल्चर कंडीशन सही नहीं है, इंडस्ट्रियल कंडीशन सही नहीं है। सेकेंड फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होने लगती है, तो बर्थ रेट कंट्रोल होता जाता है और डेथ रेट एज इट इज हाई बना रहता है। तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ होगा, बट क्या होगा, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो रेट होगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जो है आपका डेथ रेट वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए सेकेंड जो फेज होता है वो आपका स्टेडली जो है, स्लोली एंड स्टेडली ग्रोइंग फेज होता है, ठीक है, यानी कि स्टेज होता है। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ब्लास्ट का फेज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेट होता है वो काफी तेजी से उसका ग्राफ नीचे जाता है। क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और तेजी से हो जाता है, इस वजह से डेथ रेट और तेजी से नीचे गिरता है। बट बर्थ रेट अभी भी स्टिल हाई ही बना रहता है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज इन कंट्रीज के द्वारा नहीं लाई गई होती है। कोई भी किसी भी तरह की जो है आपकी फैमिली प्लानिंग अप्रोचेस जो है नहीं जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया रहता है, और इस वजह से वहां पे बर्थ रेट हाई ही बना रहता है, इवन की थर्ड स्टेज में भी। और ये जो स्टेज होता है, इसलिए क्या होता है, पॉपुलेशन ब्लास्ट का रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टेज होता है, जो कि इंडिया में कब थी, कब मानी जाती है थर्ड स्टेज। इंडिया जो है, ये स्टेज जो है इंडिया की 1950 टू 1980 जो है, यह फेज इंडिया के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थर्ड फेज के समान है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम फोर्थ फेज में देखते हैं, तो फोर्थ फेज में फिर क्या होता है, फोर्थ फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट भी डिफरेंट जो है फैमिली प्लानिंग अप्रोचेज, लाइक इंडिया में आपको पता होगा थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई थी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे फैमिली प्लानिंग अप्रोचेज को लाया गया, ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसीज बनाया गई, तब जो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि बर्थ रेट कम होना स्टार्ट हुआ। तो फोर्थ फेज में आपका बर्थ रेट भी गिरने लगता है, डेथ रेट नीचे चला जाता है, और वो जो है आपका तब से जो है माना जाता है जो पॉपुलेशन धीरे धीरे वो आपका वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो घटने लगता है। और फिर फाइनली फिफ्थ स्टेज में, तो इंडिया जो अभी अगर हम देखें तो इंडिया टुवर्ड्स फोर्थ स्टेज है, थर्ड स्टेज से निकलकर इंडिया फोर्थ स्टेज की तरफ अब धीरे धीरे मूव कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जो है अब जो ग्रोथ रेट है वो कम होता चला जा रहा है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, 1.6, डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, 17.5 और 6, ठीक है। तो ये जो है आपका, और प्रीवियस डेकेड में देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी, 2। उससे पहले आप देखें तो 1981 टू 91 अगर बात करें तो इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट थी 2.2, जो कि लास्ट यानी कि 1961 से लेकर 1981-91 तक इंडिया की ग्रोथ रेट बनी रही कॉन्स्टेंटली 2.2 एनुअली। लेकिन उसके बाद जो है आपका हम देखते हैं तो वो घटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अभी जो है एट प्रेजेंट 1.6 है, लेकिन अभी भी अगर इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करें तो आप देखिए क्यों कहा जाता है जो इंडिया 2030 आते आते चाइना को क्रॉस कर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना का ग्रोथ रेट पता है आपको कितना है, चाइना का एनुअल ग्रोथ रेट है 0.5 ओनली, और इंडिया की ग्रोथ रेट एनुअल ग्रोथ रेट है 1.6। अब इससे आप पता कर सकते हैं जो क्यों ये कहा जाता है दैट इंडिया विल लीड चाइना ओके इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाय 2030, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट एनुअल ग्रोथ रेट है 1.6, चाइना की है 0.5, और वर्ल्ड की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 1.2 और 1.1, ठीक है। तो यह जो है ये दिखाता है ग्रोथ रेट क्यों ऐसा होता है। और फिफ्थ स्टेज में फाइनली हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां पे कि आपका डेथ रेट ओवर पॉपुलेशन यानी कि एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से, जहां पे एक लार्ज स्केल जो पॉपुलेशन का वो आपका 60 प्लस एज ग्रुप में चला जाता है, और इस वजह से जो है आपके ओल्ड एज पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से डेथ रेट बढ़ जाता है, बर्थ रेट हम 0 कर लिए होते हैं, इस वजह से वहां पे क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट का एग्जाम्पल देना होगा तो वो आप दे सकते हैं ऑस्ट्रिया की, ठीक है, यानी कि यूरोपियन कंट्री जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, तो वहां जो आप देख सकते हैं इस तरह का जो, और अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस भी इवन की, ठीक है, तो फ्रांस हो गया, ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं और ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज जो कि नेगेटिव ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो है आपका मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन को और डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले रीजन्स होते हैं। और इसी में जो है मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो बताया था वेस्टर्न यूरोप आपका एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, उसी तरह एक और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है,
नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मीन्स यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है, यूएसए का ईस्टर्न पार्ट जो है आपका न्यूयॉर्क वगैरह रीजन का, यह भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। और उसका रीजन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये जो है ओवरऑल जो है, एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा, ये जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, ठीक है, जहाँ की हमने बताया जो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, खास करके वेस्टर्न यूरोप एंड जो है ईस्टर्न अमेरिका, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल पॉपुलेशन वहाँ की नहीं है, बल्कि माइग्रेटरी ज्यादा है। लाइक अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो यूरोपियंस जो है माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट किए, और वहां के जो एबोरिजिनल ट्राइब्स थे, रेड इंडियंस, उनको उन्होंने पीछे की तरफ जो है ढकेल के और खुद की कॉलोनी वहां बनाई, और धीरे धीरे फिर उसको एडवांस और मॉडर्न करता चला गया, जो कि एक मैग्नेटिक पोल की तरफ फिर एक्ट करने लगा वो रीजन। और जो है वर्ल्ड वाइड के जो है लोगों को, लाइक कि आपको पता है इंडियंस भी, चाइनीज भी बहुत लार्ज स्केल पे अमेरिका में, मीन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका या फिर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स इधर, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाके बसे हुए हैं। तो उसका मुख्य वजह है आपका माइग्रेशन क्यों होता है? फॉर द सर्च ऑफ जॉब, फॉर द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फॉर द सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन, फॉर द सर्च ऑफ बेटर हेल्थ। ये सारे फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ये तो एक तो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, तो कैसे लैटिट्यूडनल लैटिट्यूड। हाँ हेलो, आ रही है? सर आपकी आवाज कट के आ रही है। जी सर अब आ रही है। आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, जी सर। हाँ चलिए, तो मैं ये बता रहा था जो अभी तक जो मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के सेंस में, लैटिट्यूडनल तो मैंने बताया। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो फैक्चुअल्स में अगर हम जाते हैं तो कॉन्टिनेंट वाइज आपको पता होगा, जो अगर ऑर्डर्स में जो है आप कॉन्टिनेंट को पॉपुलेशन के टर्म में आप अगर प्लेस करें, तो सबसे पॉपुलस जो है आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो आपका एशिया है। अब देखिए एशिया जो है, वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन एशिया में है? एशिया से बिलोंग करती है। वर्ल्ड की अबाउट 58% पॉपुलेशन जो है वह एशियन पॉपुलेशन है, ठीक है, 58% पॉपुलेशन। और उसमें मेजर कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो दोनों मिलके लगभग जो है 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है चाइना एंड इंडिया में ही है। तो आपका 58% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ओके एग्जिस्ट इन चाइना, सॉरी एशिया। देन सेकंड जो आपका लार्जेस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन, 17% पॉपुलेशन वर्ल्ड की अफ्रीका में जो है से बिलोंग करती है। देन आफ्टर थर्ड में यूरोप। अब यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई, और जबकि उसका एरिया क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया यूरोप का कम है, लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की तुलना में, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन थर्ड जो है आपका लार्जेस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है यूरोप, ओनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ जो है आप देखिए वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन जो है यूरोप में जो आपका एग्जिस्ट करती है, ओके। उसके बाद आप जाएं तो लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जब हम कहते हैं, इट मीन साउथ अमेरिका प्लस कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो है लैटिन, क्योंकि वहां पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश एंड पोर्चुगालीज का जो है वहां पे कॉलोनीज रहा काफी लंबे टाइम तक, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस वहां पे पड़ गया। और वहां जो भाषा बोली जाती है, लाइक ब्राजील में, अर्जेंटीना में, वो स्पेनिश बोली जाती है। उधर आप जाइए तो पेरू वगैरह में वो आपके पोर्चुगली गालिस बोली जाएगी। तो इस तरह से उनकी लैटिन लैंग्वेज होगी, इसलिए हम उनको कहते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। वहीं पे एंगल अमेरिका कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, क्यों? क्योंकि इंग्लिश वहां पे बोली जाती है, दैट्स व्हाई एंगल अमेरिका कहे। तो यहाँ पे देखिए लैटिन अमेरिका जो है आपका, वो यूरोप के बाद फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री मींस कॉन्टिनेंट है, और वहां जो है वर्ल्ड की 8.5% पॉपुलेशन वहां से बिलोंग करती है। देन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, जहां की वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन, 4.7% पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती है। सिमिलरली आपका लास्ट में अब आप आ जाइए ओसेनिया। ओसेनिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लाइक पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ओके, मेलानेशिया, इन सभी पॉपुलेशन को मिला दें तो ये वर्ल्ड का जो है आपका 0.5% पॉपुलेशन यहाँ एग्जिस्ट करती है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, ये जो हमने एक फिगर बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया पॉपुलेशन का वर्ल्ड वाइड, कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ
क्यों जो है एशिया अधिक पॉपुलस है, क्यों जो यूरोप के केस में मैंने बताया, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ज्योग्राफिकल रीजन देखें तो काफी ह्यूज है उससे, उसके तुलना में, ठीक है। क्योंकि जो है आप एरिया वाइज अगर कॉन्टिनेंट्स को देखें तो एशिया फर्स्ट पे, सेकंड पे जो है आपका, यानी कि एशिया वर्ल्ड का 30% जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वो एशिया से बिलोंग करता है। 20% जो है आपका ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का वो अफ्रीका जो है कंसिस्ट करती है। तो 50% यही दोनों हो गई। देन आफ्टर जो है 17% जो है आपका, अबाउट 16 to 17% एरिया जो है वो आपका कौन, जो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, वहां जो है वो कंसिस्ट करती है। 10% एरिया जो है आपका, 12% एरिया साउथ अमेरिका, 10% एरिया अंटार्कटिका जो है आपका, वो कहीं ना कहीं जो है 10% पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। और 7% एरिया जो है यूरोप, और 5% एरिया ओसेनिया। तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की। अवेलेबिलिटी सोर्सेज, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। जो आपका मीन्स आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक की अगर बात करें एशियन कंट्रीज में, तो मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज की पॉपुलेशन तो अधिक है, या अफ्रीका की पॉपुलेशन अधिक है, बट उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है। तो पॉपुलेशन अधिक उसकी क्यों है? तो ऐसा नहीं है जो वहां पे डेवलपमेंट अधिक हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक है यूरोप की तरह, इसलिए जो वहां पे पॉपुलेशन अधिक हो गई। वहां पॉपुलेशन अधिक होने का रीजन है वहां का अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपके जो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, इस वजह से फैमिली प्लानिंग अप्रोचेज, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम कम होने के वजह से पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो आज भी उनका काफी अधिक है। आज भी अगर आप नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका की सबसे पॉपुलस कंट्री है, और नाइजीरिया की बर्थ रेट अभी वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक आपकी है। वन ऑफ दी जो है हाईएस्ट ग्रोइंग जो है आपकी कंट्री है नाइजीरिया आज भी। और ऐसा माना जा रहा है जो 2050 आते आते नाइजीरिया विल लीड दी अमेरिका, मींस यूएसए। अभी यूएसए वर्ल्ड का थर्ड जो है लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है, वैसे आप देख भी सकते हैं जो सीक्वेंस में, अगर टॉप 10 जो है आपके लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? चाइना। ओके, चाइना वर्ल्ड की 19.2% पॉपुलेशन कवर करती है। ओके, देन आफ्टर सेकंड कौन है? इंडिया, जो कि वर्ल्ड की 17.2% पॉपुलेशन इंडिया में है। तो इसलिए मैंने कहा था दोनों मिला के कमोवेश 40% तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन कवर कर लेती है। थर्ड जो आपका लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री वो कौन सा है, कोई बता सकते हैं? यूएसए सर। यूएसए, यस, गुड, यूएसए वर्ल्ड का यहाँ पे कितना परसेंट? अबाउट 4.5, ओनली 4.5%। सोच लीजिए सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जो कि वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन वहां है, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो है यूएसए है जहां वर्ल्ड की 4.5% पॉपुलेशन ही है। तो कितना ह्यूज गैप है यूएसए और इंडिया में। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया से आपका एरिया काफी बड़ा है यूएसए का, लेकिन पॉपुलेशन देखिए इंडिया की कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है और यूएसए की पॉपुलेशन। तो इस वजह से इंडिया जो है डेवलपिंग है, यूएसए डेवलप्ड है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अधिक है हमारे से, ठीक है। तो ये जो एक फैक्टर रहता है किसी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन के डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट के होने से, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत। हाँ, कुछ बोलना चाह रही है कोई? सर सबसे लार्ज मतलब वो कौन सी सिटी है जिसमें सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन वर्ल्ड की? देखिए सबसे अधिक जो डेंसली कहा जाता है वो टोक्यो है। सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है आपके डेंसली पॉपुलेटेड जो है आपका सिटी है वो टोक्यो है, जापान के टोक्यो, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें तो संघाई है। नहीं, सिंगापुर नहीं। सिंगापुर देखिए, सिंगापुर क्या है ना, सिंगापुर तो मलेशिया का एक छोटा सा स्टेट था, एक सदर्न मोस्ट जो है स्टेट था मलेशिया का। बाद में जो कि वहां चूंकि डेवलपमेंट जो है प्रोसेस जो है वो एक्सक्लूडेड पार्ट था मलेशिया का, इसलिए वहां की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने जो एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की। तो मलेशिया धीरे धीरे क्या हुआ, एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। सॉरी, सिंगापुर, मलेशिया
एशिया से ही अलग होकर। तो उसके बाद धीरे धीरे सिंगापुर इसलिए जो है उसको कहते हैं हम जो सबसे रैपिडली जो है ग्रोइंग मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में से एक रहा, जो कि इतनी तेजी से कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हुआ जितना कि सिंगापुर हुआ। ठीक है, तो सिंगापुर क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे जो आपके टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी जो है सर्विसेज के द्वारा ही के थ्रू ही सिंगापुर डेवलप हुआ। वहां किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज सिंगापुर में 9 के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज भी 9 के बराबर देखने को मिलेंगे। सिंगापुर अगर डेवलप हुआ है तो ओनली ड्यू टू टर्शियरी मीन्स जो आपके सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन, और क्वार्टरनरी जो कि आपके जो है यानी कि लाइक एजुकेशनल जो है आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, या जो आपके बड़े बड़े एमएनसीज के जो हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन बेसिस पे सिंगापुर बहुत रैपिडली, सबसे रैपिडली जो है आपका डेवलप्ड कंट्री वाले बनने वाली कंट्री में से एक है। बाकी जब पॉपुलस कंट्री की बात करते हैं या सिटी की, हाँ जी बताएं। एक्चुअली सर टोटल पॉपुलेशन टोक्यो में है, बट अगर हम अकॉर्डिंग टू डेंसिटी देखें तो फिर सर सिंगापुर आता है। डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पे आप एक बार जो है टोक्यो ही है। यस यस यस, तो डेंसिटी वाइज आप जरा देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सर, जो सिंगापुर मकाओ और ये सब सर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी है सर, नॉट अकॉर्डिंग यस टू यस यस, टोटल क्योंकि पॉपुलेशन। मकाओ भी काफी डेंसली जो है आपका डेंस्ड जो है सिटी है मकाओ, जो कि चाइना का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो है फिर आप देखें तो इसके अलावे जो हम जो बता रहे हैं लाइक यूएसए आ गया आपका, तो यूएसए इंडिया में मैंने बताया इतना ह्यूज गैप है। तो यूएसए जो है थर्ड जो है लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, जिसकी 4.5% पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फोर्थ में अगर आप आते हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन जो है आपकी कंट्री वो कौन सी आ जाती है, बता सकते हैं? इंडोनेशिया। गुड। फिफ्थ लार्ज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर हम बात करें तो नियरली इंडोनेशिया की पॉपुलेशन आपको मिलेगी तो आई थिंक जो है 4% अराउंड होगा, ठीक है, या सॉरी 3.5%, 3.5% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडोनेशिया की है। उसके बाद जो है आपका फिफ्थ में जाते हैं तो फिफ्थ में कौन सा आ जाता है? ब्राजील। ब्राजील ही है, तो ब्राजील जो है फिफ्थ लार्जेस्ट जो है आपका, और जो लैटिन अमेरिका की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना है? 2.8%, ठीक है, या 2.8%। तो ये जो है आपका, ये देखिए, तो ब्राजील के बाद जो है आपका सिक्स्थ में अगर हम आते हैं तो सिक्स्थ जो है पॉपुलस कंट्री कौन सी हो जाती है फिर? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान सिक्स आ जाती है, जिसकी पॉपुलेशन नियरली आपका 2.5 है, ठीक है, 2.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन। सेवेंथ में देखिए, अब सेवेंथ में अफ्रीका का सबसे पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस कंट्री दैट इज नाइजीरिया। ये वर्ल्ड का सेवेंथ पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2.4, ठीक है। पाकिस्तान का 2.5, इसकी 2.4। अब देखिए नाइजीरिया के बारे में ही मैं बता रहा था, ये वर्ल्ड का सबसे रैपिडली ग्रोइंग जो है आपकी कंट्री है, और माना जा रहा है कि 2050 आते आते नाइजीरिया यूएसए को क्रॉस कर जाएगी, और इस तरह से 2050 में आप पाओगे दैट नाइजीरिया ओके विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि अभी 7th पे है। तो यहाँ पे नाइजीरिया के बाद जो अगर हम बात करते हैं तो 8th पॉपुलस कंट्री जो है आपकी वो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जो है आपके पॉपुलेशन वर्ल्ड का जो है टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2.2% पॉपुलेशन जो है वो बांग्लादेश कवर करती है। उसके बाद जो है, और बांग्लादेश के केस में एक चीज मैं बता दूं, जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि बांग्लादेश सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, सबसे अधिक डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो बांग्लादेश की है। तो इसके बाद जो है 9th में जो है आपका रसिया आ जाता है। रसिया जो है आपकी 9th पॉपुलस जो है आपकी कंट्री है, जो कि वर्ल्ड की 2% पॉपुलेशन लगभग रसिया कवर करती है। एंड देन जो है आपका 10th में वो आपका मैक्सिको। अब यहाँ पे मैक्सिको या फिर जापान में जो है बहुत एक टफ कॉम्पिटिशन है, बट मैक्सिको एट प्रेजेंट हम लेते हैं तो मैक्सिको जो है आपका 10th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि वर्ल्ड का अराउंड जो है आपका मींस 1.5-1.6% पॉपुलेशन कवर करती है। तो ये एक मैंने बताया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंट्री वाइज, जो कहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन है, वहीं सबसे लिस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज देखिए, जो डेंसिटी वाइज जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, एंड जो
आपका मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वो मैंने आपको बताया 5 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न अमेरिका। ओके, ये जो है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है मोर देन 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है आपके डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स की जो है ये डेंसिटी है। वहीं स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स की डेंसिटी लेस देन 10 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जहां भी होगा वो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स में आ जाएंगे। और ऐसे रीजन्स ग्लोब पे कौन कौन से होंगे? जो डेजर्ट रीजन होगा, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन होगा, जो पोलर रीजन्स होंगे, और जो आपके एल्टीट्यूड वाइज जो है आपके माउंटेनस रीजन्स होंगे। ठीक है, तो वो जो है सारे स्पार्सली, और जो बीच के रीजन्स बचेंगे लाइक ए प्लेट्यू रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन, वो जो आ जाएंगे आपके जो कुछ मिनरल रिच जो है आपके रीजन्स हैं लाइक छोटा नागपुर वगैरह, ऐसे रीजन ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स में, जिनकी की आपकी डेंसिटी 10 to 100 के बीच में लाई करती है। तो ये ओवरऑल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी जो है आपके पॉपुलेशन की है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो अगर लाइक की जो कंट्री वाइज भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, और जो फैक्टर्स मैंने बताए कौन कौन से फैक्टर्स इन सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, वो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। सेकंड, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो कंपोजिशन में मैं आपको बता दूं जो मेजर किन किन बेसिस पे, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब होता है क्या? मिक्सचर। जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितने कितने वेराइटीज के हैं, ठीक है, तो इनको आप कई सारे बेसिस पे जो है आपके कंपोजिशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और अपने रिसर्च के दौरान भी जब आपको जो है सर्वे करनी होगी तो मैंने जैसा कि बताया था, जो आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करना होगा वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आपको कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को जानना बहुत जरूरी होगा। चाहे तो आप सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू जाने या फिर आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप इन सोर्सेज को जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो जब हम बात करते हैं तो उन कंडीशंस में आप देखिए जो कंपोजिशन का कौन कौन सा फैसेट्स होता है, एस्पेक्ट्स होता है। पहली बात तो आप पॉपुलेशन कंपोजिशन को रेसेज के बेसिस पे आप उसे जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसेज के बेसिस पे लाइक की जो है आपका मैंने बताया था जो मेजर जो रेसेज हैं पूरे पॉपुलेशन को आप 3 मेजर रेसेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज मंगोलॉइड, नेग्रोइड एंड कॉकेसॉइड। अब इनकी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आप इस अकॉर्डिंग आप उनके कंपोजिशन को दिखा सकते हैं। लाइक की कॉकेसॉइड पॉपुलेशन जो है आपका मोस्टली यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो कॉकेसॉइड टाइप का है। एशियन जो पॉपुलेशन है मोस्टली, अभी चूंकि टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं एक एक करके बताता, तो मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ और आपको जो है पता ही होगा। मंगोलॉइड पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? मोस्टली एशिया में। ठीक है, लाइक कि चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, जो साइबेरियन जो है आपके जो मीन्स ये एशिया हो गया यानी कि साइबेरियन रसिया, और जो नॉर्दर्न पार्ट मैंने जो कहा पोलर रीजन्स में और सब पोलर रीजन्स में जो पॉपुलेशन है वो सभी मंगोलॉइड पॉपुलेशन की एक खास बात ये होती है कि वो कोल्ड रीजन से जितने भी पॉपुलेशन बिलोंग करेंगे वो मोस्टली मंगोलॉइड नेचर का होगा, लाइक एस्किमोज, लैप्स, ठीक है, और युकागीर, ठीक है, चुकची, ये जो मोस्ट ऑफ जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो सभी मंगोलॉइड हैं। और उसी रेड इंडियंस जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन है वो मोस्टली किस नेचर का है? मंगोलॉइड है। ठीक है, इसी तरह जो आपके जो निग्रो टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की अगर देखें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो आपके निग्रो है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलॉइड हम कहते हैं, तो नेटिव जो है मीन्स जो एब ओरिजिनल जो ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब कि ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है वो निग्रो प्रजाति की थी। ठीक है, अभी जो ऑस्ट्रेलियंस को आप देखते हैं क्रिकेट टीम में वो निग्रो नहीं है, वो तो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जो कि यूरोप से माइग्रेट करके आए, और इसलिए वो गोरे लोग जो आपको दिखते हैं वो कौन है? कॉकेसॉइड ग्रुप के हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनल जो आपकी कम्युनिटी थी वो ऑस्ट्रेलॉइड कहलाती है, वह भी निग्रो प्रजाति की होती है। सिमिलरली एशिया में बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशियन ट्राइब्स, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार की जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं लाइक की जारवा, सेंटिनलीज, ठीक है, ओंगीज, ये अंडमानीज, ये सारे क्या है? निग्रो हैं। उसी तरह इंडिया में आप देखिए, इंडिया में काफी जो है आपका हेट्रोजीनियस, यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी अधिक है। जो आपको पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के लोग मिलते हैं आपको, वो हैं कहाँ? वो हैं कॉकेसॉइड ग्रुप के। ठीक है,
जो आपके इधर जो है, अगर यूपी बिहार में देखें तो यूपी बिहार में काफी हाइब्रिड संकर प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जो कि या तो कॉकेसॉइड और निग्रो से मिलके बने हैं, या फिर जो है निग्रो, या फिर जो है आपके मीन्स मंगोलॉइड ग्रुप से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इनको हम मेस्टिजो, ठीक है, मुलाटो, ये कहा जाए, या जैम्बो, ये 3 तरह से इनको नाम दिया गया है, जो कैसे कॉकेसॉइड से अगर जो है आपका मंगोलॉइड का मिश्रण हुआ। उसी तरह से देखिए नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया में जो लोग हैं, यानी कि गारो, खासी, जयंतिया, ये लोग जो हैं वो मंगोलॉइड ग्रुप के हैं। और जो द्रविडियंस हैं वो जो है, ऐसा माना जाता है वो लोग ऑस्ट्रेलोइड प्लस जो आर्यंस, ठीक है, यानी कि कॉकेसॉइड, दोनों के मिक्सचर से, यानी कि निग्रो प्लस कॉकेसॉइड के मिक्सचर से मिलके द्रविडियंस बने हैं। तो ये एक तो कंपोजिशन हो गया रेसेज के बेसिस पर। इसी तरह से आप कंपोजिशन किस बेसिस पे और कर सकते हैं, एज ग्रुप वाइज पॉपुलेशन। अब मैं बताऊं जो एज ग्रुप वाइज, एक छोटा सा मैं यहाँ पे फिगर दे रहा हूं, लाइक ये मेजर एज ग्रुप आप 3 एज ग्रुप में बांट लीजिए पूरे पॉपुलेशन को। एक 0 to 15 एज ग्रुप, एक 15 to 60 एज ग्रुप, एक 60 एबव एज ग्रुप। तो एक तो हो गया आपका एकदम से चाइल्ड एज ग्रुप, जो इन्फेंट एज ग्रुप आप कह सकते हैं, एडोलेसेंट। दूसरा हो गया यंग एज ग्रुप, और तीसरा हो गया ओल्ड एज ग्रुप। तो यह जो एज ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता दूं, जो तकरीबन जो है पूरे वर्ल्ड की 26% पॉपुलेशन, 25 और 26% पॉपुलेशन वो 0 to 15 एज ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद 61% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की वो आपका यंग एज ग्रुप, यानी कि 15 to 60 जो यंग एंड मैच्योर एज ग्रुप है, इससे बिलोंग करती है। और जो ओनली जो है आपका फिर कितना बच रहा है आपका, आप पाओगे जो लगभग नियर अबाउट जो है आपके 13% पॉपुलेशन जो बच रहे हैं आपके, वह होंगे ओल्ड एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि 60 एबव। और तो ये हो गया एज ग्रुप वाइज कंपोजिशन। इसी को अगर हम बेसिस पे देखें तो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, यहाँ पे जो है आपका सबसे अधिक कंसंट्रेशन तो बेशक जो है आपका यंग एज ग्रुप में ही हर जगह मिलेगा, लेकिन जो है आपका ओल्ड एज ग्रुप के वनस्पत जो है, यहाँ जो आपका इन्फेंट एज ग्रुप है 0 to 15 एज ग्रुप, वहां पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन अधिक देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये एक एज ग्रुप वाइज जो आपके कंपोजिशन, लाइक कि इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो है आपका अबाउट जो है आपके 62% पॉपुलेशन जो है, और 60% पॉपुलेशन वो यंग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहीं हम 30% पॉपुलेशन लगभग इंडिया की, वो जो है 29 to 30% पॉपुलेशन वो 0 to 15 एज ग्रुप से है, यानी कि इन्फेंट पॉपुलेशन, यानी कि 1/3 इंडिया की पॉपुलेशन वो क्या है, इन्फेंट पॉपुलेशन ही है, या फिर हम कह लें जो अब मैच्योरिटी यंग हो रहे हैं, एडोलेसेंट ग्रुप के हैं। उसके बाद ओल्ड एज ग्रुप की बात करें तो इंडिया में 9% पॉपुलेशन, इंडिया की 8 to 9% पॉपुलेशन वह ओल्ड एज ग्रुप से बिलोंग करती है। इसलिए जब आप पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू एज कंपोजिशन को आप दिखाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप पाओगे जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का जो पिरामिड होता है काफी कोनिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो काफी चौड़ा होता है, क्योंकि उस एज ग्रुप में पॉपुलेशन अधिक होती है, और जो टॉप की एज ग्रुप है, यानी कि जो ओल्ड एज ग्रुप है, वहां पॉपुलेशन कम होता है, तो इसलिए वो एक कोनिकल पिरामिड होता है। वहीं आप डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे, वहां टॉप जो है वो अधिक चौड़ा होगा बेस से। क्यों? क्योंकि जो है आपके ओल्ड एज ग्रुप पॉपुलेशन वहां अधिक है, इसलिए उसको हम एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की एक प्रॉब्लम जो है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्थ रेट काफी कंट्रोल कर लिया गया है, कई जगह तो 0 है, और जो आपका डेथ रेट वो अधिक हो रहा है। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जो कि उनकी अधिक आबादी जो है पॉपुलेशन वो ओल्ड हो चुकी है, इसलिए उनकी जो रिसोर्स है, पॉपुलेशन रिसोर्स, वो वीक होता चला जा रहा है। और यही वजह है जो वो लोग माइग्रेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं जो बाहर के डेवलपिंग कंट्री से लोग हमारे यहाँ आके बसे, ताकि जो हमारी कंट्री जो अधिक समय तक सर्वाइव कर सकेगी। अदरवाइज क्या होगा, बूढ़ा हो जाने के बाद कोई क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी तरह किसी स्टेट या किसी नेशन का भी एक एज होता है, ठीक है, वो ज्यादा जो है उसमें पॉपुलेशन ओल्ड एज ग्रुप की पॉपुलेशन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो कंट्री जो है पुअर हो जाए, यानी कि वीक पड़ने लगेगा, वो कंट्री इल होने लगेगा, बीमार होने लगेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन इस तरह से आप इसी तरह
एजुकेशन वाइज या जेंडर वाइज पॉपुलेशन कंपोजिशन को आप दिखाते हैं, जो मेल कितना है, फीमेल कितना है। लाइक इंडिया की अगर हम बात कर लें तो नियरली जो आपका 50.5% पॉपुलेशन यहाँ पे जो है आपका मेल का है और 49.5% फीमेल का है। आप जो है इसी में भी जो आप दिखाते हैं, जो फर्दर जो अगर हम बात करें जिसको कि आप सेक्स रेशियो कहते हैं, तो वह भी पॉपुलेशन कंपोजिशन का ही एक पैरामीटर है, जिसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन को कंपोज करते हैं। मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर जो है आपका 1000 मेल्स, जो कि इंडिया की जो है आपकी मेजरमेंट यूनिट है। तो ये सारे जो है आपके पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने रिसर्च के दौरान भी। इसके बाद जो है आपका लास्ट में बता दूं एक छोटा सा, जो माइग्रेशन जो है आपका और रिसेंट ट्रेंड्स। तो माइग्रेशन का मैं ऑलरेडी बताया था, माइग्रेशन वन ऑफ दी 3 जो है आपके डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन में से एक है। जिस तरह से बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, सिमिलरली माइग्रेशन भी जो है एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स है पॉपुलेशन का, जो कि लास्ट 100 ईयर्स में या आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माइग्रेशन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहा है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी में। क्योंकि यह एक ऐसा जो है प्रोसेस है जिसमें कि आप कहीं कह सकते हो जो एक प्लेट्यू रीजन में भी या एडवर्स कंडीशन में भी काफी जो है डेंसिटी अधिक हो सकता है। क्यों? अगर वहां पे जाके आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक कि दिल्ली एनसीआर रीजन को अगर देखिए, तो लाइक कि नोएडा आप देखो, ठीक है, इसी तरह आप देखिए जो आपका गुरुग्राम है, ठीक है, यहाँ आप देखिए काफी अब डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब आप जब नेचुरल कंडीशंस को देखेंगे, टोपोग्राफी को देखेंगे, वो सुइटेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, लेकिन फिर भी वहां डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दिल्ली एक्सपैंड कर रहा है और वहां पे अपॉर्चुनिटीज लोगों को अधिक मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां अधिक हो रहा है, अर्बनाइजेशन अधिक हो रहा है, इसलिए लोग फॉर द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां माइग्रेट करना स्टार्ट किए। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ जाता है इस केस में, ठीक है। और इस तरह से माइग्रेशन जो है किसी एरिया के जो आपका रिसोर्सफुल नहीं भी है, जो एरिया आपका नेचुरली जो है आपके साउंड नहीं भी है, फिर भी वहां डेंसिटी बढ़ सकता है माइग्रेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो माइग्रेशन इस तरह से बहुत, और जो रिसेंट ट्रेंड है वो दिखाता है जो माइग्रेशन जिस तरह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ है लास्ट जो है आपका 40-50 ईयर्स में, वो जो है आपका रीजनल इम्बैलेंसेज बहुत अधिक बढ़ाता चला गया है, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंसेस कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को इससे सबसे अधिक नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फायदा हुआ है, बट एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे अधिक इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप जब अपनी रिसर्च करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो वहां पे ये जरूर दिखाने की कोशिश करें जो आपके स्टडी मैटर पे, यानी कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम है वो माइग्रेशन के प्रोसेस से कितना अफेक्टेड हुआ है। अगर आप रूरल एरिया में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ही कर रहे हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, तो आप ये दिखाइए जो रूरल आउट माइग्रेशन से कितना इफेक्ट पड़ा है, उसका क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से मनरेगा एंड अदर प्रोग्राम्स जो है उसको कंट्रोल करने में क्या जो है आपका इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, तो क्या क्या रीजंस रहे हैं, ठीक है। क्यों पॉपुलेशन माइग्रेट करने पे विवश हो रही है। आज जो ये प्रॉब्लम आ रही है जो आप देख रहे हैं, जो कोरोना के दौरान लोग शहर से रूरल एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, इसका रीजन आखिर क्यों वो अर्बन की तरफ गए थे और क्या उनको नहीं मिला, किस तरह से अर्बन सेंटर्स जो है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो ऐसे एडवर्स कंडीशन में वो फिर से गांव की तरफ माइग्रेट करने पे फोर्स हुए। तो ये सारी चीजें आपके लिए जो एक चैलेंज है अभी प्रेजेंट जो है सिनेरियो, जो करेंट ट्रेंड है, इसका सबसे अच्छा करंट ट्रेंड आप कोरोना के केसेस में देख सकते हैं और आप अपने रिसर्च में इसको जरूर से अप्लाई कर सकते हैं और दिखाइए जो माइग्रेशन क्यों होता है, किस लिए होता है और फोर्सफुल माइग्रेशन इस तरह के जो होते हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है और उसके एग्जांपल्स आपके पास हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका आई थिंक जो इन ब्रीफ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना था हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को खोलने का कोशिश किया और आई होप कि जो आप इसमें से समझे होंगे, जो नहीं समझ में आई होगी आप हमेशा मेरे से कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, इस पे नहीं तो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।